नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एस&डी सोशियोलॉजी क्लासेस पर। और मैं ऐसा आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि पीजीटी का पेपर अब 1 महीना बचा है। एवं इसी के साथ आप लोग देखे होंगे कि बिहार 4.0 की भी बात चल रही है। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी में आ गया है। उसके बाद जीआईसी का फॉर्म भरा जा चुका है यूपी का। तो ऐसे और झारखंड का फॉर्म भरा जा चुका है। तो आप लोग सब्जेक्ट के तौर पे समाजशास्त्र की तैयारी करते रहिए। फर्स्ट पेपर को भी देखते रहिए, जहाँ जहाँ फर्स्ट पेपर है, हर स्टेट में लगभग फर्स्ट पेपर है, तो आप लोग फर्स्ट पेपर को भी देखते रहिए। और इसी के साथ हम लोग जो डाइट प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज जो यूपी में डाइट के लिए होता है, प्रवक्ता 2012 का प्रीवियस ईयर है या समाजशास्त्र का पेपर है। इसमें हम लोग 2 पार्ट में 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें क्योंकि 120 प्रश्न थे, तो हम 30-30 क्वेश्चन के 4 वीडियो बनाना चाह रहे थे, क्योंकि एक वीडियो में बहुत बड़ा वीडियो भी हो जाता है और बोरिंग लगने लगता है। इसलिए छोटे छोटे पार्ट में मैं इसे बनाना चाह रहा था। तो 2 पार्ट हो चुका है, तीसरा पार्ट हम लोग देख रहे हैं। पहला प्रश्न है आज का, प्रघटनाशास्त्र सुधारवादी प्रत्यावर्तन है। ऑप्शन ए है पॉजिटिविज्म, ऑप्शन बी है इवोल्यूशनिज्म, ऑप्शन सी है डिफ्यूनिज्म, ऑप्शन डी है एनिमिज्म। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म जो प्रत्यक्षवाद है उसका ही घटनाशास्त्र सुधारवादी रूप है, क्योंकि जो अल्फ्रेड शुड थे उन्होंने कहा था कि प्रत्यक्षवाद का आलोचना करते हुए उन्होंने परिघटनाशास्त्र का समाजशास्त्रीय सिद्धांत दिया था। आगे हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अल्थ्यूजर के सामाजिक रचना अवधारणा के 3 मुख्य तत्व हैं। निम्न में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है समाज, राजनीतिक व्यवस्था, विचारधारा। ऑप्शन बी है राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, संस्कृति। ऑप्शन सी है अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, विचारधारा। ऑप्शन डी है संस्कृति, व्यक्तित्व एवं समाज। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था एवं विचारधारा। यह 3 अल्थ्यूजर के सामाजिक रचना अवधारणा के 3 मुख्य तत्व हैं। जो अल्थ्यूजर हैं इन्हें नव मार्क्सवादी, इन्हें नव प्रकारवादी कहा जाता है। यह नव प्रकारवादी हैं। इन्होंने नव प्रकारवाद में समाज के 3 आयाम बताए, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था एवं विचारधारा। आगे हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक ने यह कहा है कि सामाजिक संघर्ष की व्याख्या करने के लिए अव्यक्त तथा अभिव्यक्त प्रायः समूहों की रुचि समूहों एवं विरोधी समूहों की अवधारणाएं मूलभूत हैं। ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है L.A. कोजर, ऑप्शन सी है आर कॉलिंस और ऑप्शन डी है राल्फ डेरेंडार्फ। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, कॉलिंस। जो कॉलिंस है वह सूक्ष्म संघर्ष सिद्धांत शास्त्री हैं। इन्होंने कहा कि जब हम सामाजिक संघर्ष की व्याख्या करते हैं तो इसमें अव्यक्त तथा अभिव्यक्त प्रायः समूहों की रुचि समूहों एवं विरोधी समूहों की अवधारणा में बांटते हैं। एवं इन्होंने समूहों को 2 भागों में बांटा था, रुचि समूह एवं विरोधी समूह। आगे हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संरचनावाद के प्रतिस्थापक हैं। ऑप्शन ए है यस फ्रायड, ऑप्शन बी है अल्थ्यूजर, ऑप्शन सी है मिशेल फूको, ऑप्शन डी है क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस। क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस संरचनावाद के प्रतिस्थापक हैं। समाजशास्त्र में इसका पदार्पण 2 दिशाओं से हुआ। पहला, लेवी-स्ट्रॉस की उन कृतियों से हुआ जिनमें मानवीय मस्तिष्क और सांस्कृतिक घटनाओं जैसे नातेदारी और मिथक आदि का विश्लेषण किया गया है। इन कृतियों में मुख्य रूप से स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, द सेवेज ऑफ माइंड, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप विशेष उल्लेखनीय है। द्वितीय धारा, जैसे दूसरा इसमें जिनका विचार था, उसमें दूसरे थे मिशेल फूको के विचारों के इतिहास, जाक लाका के मनोविश्लेषण तथा अल्थ्यूजर के संरचनात्मक मार्क्सवाद की है। इसके अलावा सोसुरे, जैकबसन, फ्रायड, मार्क्स और वार्थस जैसे लेखकों ने भी किसी न किसी रूप में संरचनावाद के विचार का पोषण किया है। जो लेवी-स्ट्रॉस हैं, उन्होंने लेवी-स्ट्रॉस ने रॉ एंड कुक्ड की अवधारणा का एक पुस्तक भी लिखा था, कच्चा खाना एवं पका खाना। आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रघटनाशास्त्र के प्रवर्तक कौन हैं।
ऑप्शन ए है इरावती कर्वे, ऑप्शन बी है एडमंड हसरेल, ऑप्शन सी है स्पेंसर, ऑप्शन डी है मार्क्स। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, एडमंड हसरेल। एडमंड हसरेल ही प्रघटना शास्त्र के प्रवर्तक हैं, क्योंकि दर्शन शास्त्र में इन्होंने सबसे पहले प्रघटना शास्त्र शब्द को प्रयुक्त किया था। प्रघटना शास्त्र की अवधारणा दर्शन शास्त्र में इन्होंने दी थी। उसके बाद दूसरे समाजशास्त्र में इसका श्रेय जाता है, वह है अल्फ्रेड शुट्ज। अल्फ्रेड शुट्ज ने पुस्तक लिखी थी द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, दो फिनोमिनोलॉजी शब्द है, इसको सबसे पहले हीगल ने दिया था। 1807 में एक पुस्तक लिखी थी फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड, देखने को मिलता है। किंतु आधुनिक काल में गवेषणा की एक दार्शनिक विधि के रूप में इसका विकास जर्मन दार्शनिक एडमंड हसरेल ने किया। हसरेल ने व्यक्तिगत चेतना की खोज को अपने प्रघटना शास्त्र का विषय बनाया है। समाजशास्त्र में इस विधि को लाने का श्रेय हसरेल के शिष्य अल्फ्रेड शुट्ज को दिया जाता है। इस संबंध में उनकी पुस्तक फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड 1932 उल्लेखनीय है। आगे हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांतकारों में निम्नलिखित में से किसने आई एंड मी सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए है जेम्स कोलेमैन, ऑप्शन बी है जी.एच. मीड, ऑप्शन सी है हर्बर्ट ब्लूमर, ऑप्शन डी है इरविंग गॉफमैन। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, जी.एच. मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। जॉर्ज हर्बर्ट मीड प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांतकारों में से एक हैं, जिन्होंने आई और मी सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। एवं इन्होंने कहा था मीड ने स्व को दो अवस्था में देखा। पहली अवस्था में आई, जैसे मैं कहते हैं, और यह मैं सावयव का शुद्ध रूप है। उन्होंने कहा कि जो मैं है वह सावयव का शुद्ध रूप है। यह स्व तो मनमाने ढंग से अपनी क्रियाएं करता है। नवजात शिशु का स्व की दूसरी अवस्था मुझे की है। इस अवस्था में स्व दूसरे से सीखता है और दूसरे वस्तुओं, मानकों, मूल्यों, भूमिकाओं आदि को मेरी या मुझे मी बना लेता है। इस अवस्था में दूसरों की अभिव्यक्तियाँ और मनोभाव स्व के अपने हो जाते हैं। अंततः मनुष्य के स्व में आई होता है। इस स्व का जब समाजीकरण किया जाता है तो मैं से मेरा या मुझे में बदल जाता है। इससे ही समाजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है, यह मीड ने कहा था। मीड की एक पुस्तक थी, बहुत बहुचर्चित पुस्तक थी, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी नामक इन्होंने एक बहुत बहुचर्चित पुस्तक लिखी थी। और इसी पुस्तक में समाजीकरण का सिद्धांत दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि जब एक बच्चा जैविक प्राणी मतलब जन्म लेता है तो वह एक जैविक प्राणी होता है और वह आई होता है। जैसे जैसे समाज द्वारा वह व्यवहार को सीखता जाता है, अपनी समाजीकरण करता जाता है, वह धीरे धीरे मी में परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रक्रिया को जब वह पूर्ण कर लेता है तो समाजीकरण की प्रक्रिया उसकी पूर्ण हो जाती है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संघर्ष सिद्धांतकारों में किसने समाज में संघर्ष की प्रकार्यात्मकता पर जोर दिया है? मैं इस प्रश्न को कल बताया था। ऑप्शन ए है लेविस कोजर, ऑप्शन बी है राल्फ डेरेंडार, ऑप्शन सी है मार्क्स, ऑप्शन डी है ग्लाइकमैन। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, लेविस कोजर संघर्ष सिद्धांतकारों में प्रकारवादी सिद्धांतकार माने जाते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द फंक्शन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट में संघर्ष को प्रकारवादी दृष्टिकोण से देखा, इसलिए इनके सिद्धांत को संघर्ष का प्रकारवादी कहा जाता है। कोजर ने समूह की आंतरिक एकता व संगठन को बनाए रखने की दृष्टि से संघर्ष को आवश्यक माना है। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा था, जो अन्य सिद्धांतकार संघर्ष सिद्धांतवादी हैं, उन्होंने कहा कि समाज में संघर्ष हमेशा विघटन को उत्पन्न करता है या छितराव को उत्पन्न करता है, लेकिन कोजर ने कहा था कि संघर्ष ऐसा नहीं है कि हमेशा संघर्ष को ही जन्म दे, कभी कभी इसके माध्यम से सामाजिक हित भी पूरे होते हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रकार्यात्मक विश्लेषकों को संहिताबद्ध किया है? ऑप्शन ए है ब्राउन, ऑप्शन बी है मेलोस्की, ऑप्शन सी है मर्टन, ऑप्शन डी है डेविस। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, मर्टन ने प्रकारात्मक विश्लेषकों को संहिताबद्ध किया, जिसमें उन्होंने प्रकार, अप्रकार, दुष्प्रकार, प्रकट प्रकार, अप्रकट प्रकार, इस तरह की कुछ अवधारणाओं को उन्होंने दिया था। मर्टन है, इन्होंने मध्य सीमा सिद्धांत की अवधारणा दी थी। इतना ही नहीं, इन्होंने सबसे पहले साक्षात्कार
साक्षात्कार का भी इन्होंने ही सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उसके बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। यह बहुत बहुचर्चित इनकी पुस्तक है और यह हमेशा पूछी जाती है। इतना ही नहीं, इन्होंने जो वेबर द्वारा नौकरशाही दी गई थी उसका भी इन्होंने विश्लेषण किया एवं उसमें कुछ सुधार करने की इन्होंने संतुष्टि प्राप्त की थी। अगला हम प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रघटनाशास्त्र के अध्ययनों में दार्शनिक मीमांसा की नींव रखी है? ऑप्शन ए है अल्फ्रेड शुल्ट्ज, ऑप्शन बी है गारफिंकल, ऑप्शन सी है मार्क्स, ऑप्शन डी है हसरेल। तो एडमंड हसरेल ही हैं जिन्होंने प्रघटनाशास्त्र के अध्ययन को दार्शनिक मीमांसा की नींव रखी, क्योंकि दर्शनशास्त्र में सर्वप्रथम इसका प्रयोग फिनोमेनोलॉजी का या प्रघटनाशास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग हसरेल द्वारा ही किया गया था। समाजशास्त्र में इसका लाने का श्रेय अल्फ्रेड शुल्ट्ज को जाता है, लेकिन इस वर्ड को अगर पूछे इस शब्द को सबसे पहले किसने दिया था, तो इस शब्द को सबसे पहले हेगल ने दिया था 1807 में। उसी नाम से एक पुस्तक लिखी थी, फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड। आगे हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित होती है? ऑप्शन ए है परिवार, ऑप्शन बी है सरकार, ऑप्शन सी है यूएनओ, ऑप्शन डी है संसद। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, परिवार। जो परिवार है वह प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित होती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा मैकइवर पेज ने दी है। सामाजिक जीवन में सहयोग के अनेक रूप हैं। प्रत्यक्ष सहयोग में व्यक्ति समान कार्य को मिलकर करते हैं, अर्थात कौन सा कार्य करते हैं इसमें व्यक्तियों के बीच आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसने कहा कि समाजशास्त्र व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों, उनके एक दूसरे के प्रति आचरण और संपर्क तथा उन मापदंडों का अध्ययन है जिनके द्वारा वे अपने संबंधों को नियमित करते हैं? ऑप्शन ए है ईटी हिलर, ऑप्शन बी है ग्लिनम ग्लिन, ऑप्शन सी है, इसमें हमको लग रहा है एल टी हाउस आएगा, और ऑप्शन डी है एच.पी. फेयरचाइल्ड। तो इसमें ऑप्शन डी है एच.पी. फेयरचाइल्ड। एच.पी. फेयरचाइल्ड ने कहा कि समाजशास्त्र व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों, या समाजशास्त्र की परिभाषा दिया था इन्होंने, संबंधों, उनके एक दूसरे के प्रति आचरण और संपर्क तथा उन मापदंडों का अध्ययन है जिनके द्वारा वे अपने संबंधों को नियमित करते हैं। आगे हम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से नातेदारी की व्याख्या कौन करता है? ऑप्शन ए है समाज द्वारा मान्यता प्राप्त संबंध, ऑप्शन बी है केवल वास्तविक संबंध, ऑप्शन सी है माने हुए अवास्तविक संबंध, और ऑप्शन डी है वंशावली या रक्त संबंध। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, रक्त संबंध या वंशावली। इसी के द्वारा नातेदारी की व्याख्या की जाती है। हम सबको अपना रिश्तेदार नहीं बना सकते। जो हमसे रक्त संबंध द्वारा या विवाह संबंध द्वारा जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में, उसी से हम नातेदारी स्थापित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र में सुई जेनेसिस शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी है अगस्त कांट, ऑप्शन सी है वेबर, ऑप्शन डी है दुर्खिम। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, दुर्खिम। दुर्खिम ने समाज में कहा था, समाजशास्त्र को कहा था, सुई जेनेसिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय दुर्खिम को जाता है। इसका मतलब होता है अनोखा या स्वतः जन्मा। अनोखा या स्वतः जन्मा इसे कहा जाता है। दुर्खिम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाजशास्त्र में पीएचडी की उपाधि धारण की थी। उनकी जो पीएचडी की थीसिस थी वह थी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। दूसरी इनकी पुस्तक थी द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, 1895 में लिखी गई थी। पहली पुस्तक इनका जो रिसर्च पेपर था वह उसको लिखा गया था 1893 में। उसके बाद दूसरा द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1895 में। तीसरी पुस्तक द सुसाइड 1897 में। उसके बाद चौथी पुस्तक थी इनकी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। यह पुस्तक 1905 में लिखी गई थी। और मोरल्स एजुकेशन इन्होंने पुस्तक लिखी थी। उसके बाद सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, इस तरह की इन्होंने कई पुस्तकें लिखी थी। इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी ने भी कुछ पुस्तकों का प्रकाशन करवाया था। आगे हम प्रश्न देखते हैं। अभी मैं इस पुस्तक को बताया था, सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है ईटी हिलर, ऑप्शन बी है जे.एस. मिल, ऑप्शन सी है आर. रेडफील्ड, रोजेफील्ड नहीं, रेडफील्ड आएगा, और डी ऑप्शन है आर के मर्टन। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, आर के मर्टन। सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर आर के मर्टन की पुस्तक है। और इनकी कुछ पुस्तकें हम लोग देखते हैं। पुस्तकें हैं इनकी द फोकस्ड इंटरव्यू 1956, द सोशोलॉजी ऑफ साइंस 1973,
कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स विथ निस्बेट के साथ मिलकर 1961 में इन्होंने लिखा था। सोशोलॉजिकल एम्बिवाइलेंस 1976 में इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी। इसके साथ इन्होंने मध्य विषम सिद्धांत की अवधारणा दी थी। उसके साथ ही नौकरशाही पर इन्होंने काम किया था। उसके बाद इन्होंने कहा था, इन्होंने पार्सन का बहुत विरोध किया। पार्सन का, अपने गुरु पार्सन का इन्होंने बहुत विरोध किया एवं प्रकार्यवाद का सूत्र इन्होंने दिया था। इतना ही नहीं, प्रकार्यात्मक विकल्पों की भी बात इन्होंने कहा था। अगला हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वानविच के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार क्या है? ऑप्शन ए है सामाजिक संगठन, ऑप्शन बी है सामाजिक संबंध, ऑप्शन सी है सामाजिक प्रक्रिया, ऑप्शन डी है सामाजिक क्रिया। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, सामाजिक संबंध। जो वानविच हैं उनके अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार सामाजिक संबंध ही है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जब तकनीकी विकास अधिक तीव्र गति से हो जाता है परंतु उसका प्रयोग करने की मानसिकता पीछे रह जाती है तो इसे कहते हैं। ऑप्शन ए है सांस्कृतिक विलंबना, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक विकास, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक ह्रास, ऑप्शन डी है सांस्कृतिक उद विकास। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, सांस्कृतिक विलंबना। सांस्कृतिक विलंबना का सर्वप्रथम प्रयोग आगमन द्वारा किया गया था। कहीं कहीं निमकाप भी दे दिया था, दोनों अगर रहते हैं तो साथ सही है, नहीं तो आगमन नहीं दिया था। सांस्कृतिक विलंबना का तात्पर्य है किसी तकनीकी विकास, जब तकनीकी विकास तीव्र गति से हो। जैसे कि मान लीजिए अभी फ़ोन का प्रयोग सबसे ज़्यादा, गाड़ी घोड़े इसका प्रयोग बहुत हुआ, लेकिन जब उसका प्रयोग करने की आती बात, जैसे कि अभी भी फ़ोन है तो हम लोग कितना प्रयोग कर, जब अभी हम भारत में देखें तो हर आदमी के पास फ़ोन है, लेकिन हर आदमी इसका सही उपयोग नहीं जानता है। बस इतना जानता है फ़ोन बात कर लेता है, फ़ोन लगा लेता है, यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख लेता है और शॉर्ट्स वीडियो बस वह स्क्रॉल करता रहता है और दिन भर उतना समय ख़त्म कर देता है। ये नहीं पता है कि जो फ़ोन है यह सुपर कंप्यूटर का काम करता है। एक अपने जेब में रख के आप एक सुपर कंप्यूटर के लिए घूम रहे हैं, बस इसका यूज हम लोगों को, पूरे लोगों को अभी पूरी तरीके से पता नहीं है। इस स्थिति को ही सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। अगले हम प्रश्न देखते हैं। प्रौद्योगिक विलंबना की अवधारणा दिया था मैकाइवर ने। आगे हम प्रश्न देखते हैं। नातेदारी समाज बनाती है तथा समाज नातेदारी बनाता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है इरावती कर्वे, ऑप्शन बी है टी.एन. मदान, ऑप्शन सी है एल.पी. विद्यार्थी, ऑप्शन डी है आर.एम. मैकाइवर। तो इसमें ऑप्शन ए सही, इरावती कर्वे। इरावती कर्वे ने कहा था कि नातेदारी समाज बनाती है तथा समाज नातेदारी बनाता है। जो इरावती कर्वे हैं यह भारत विद्या अध्ययन दृष्टिकोण से संबंधित से जुड़ी रही हैं। यह उसी उपागम से भारतीय समाजशास्त्र का अध्ययन इन्होंने किया था। इतना ही नहीं, यह घुरिये की शिष्या भी हैं। इनका जन्म बर्मा में हुआ क्योंकि इनके पिता एक समृद्ध इंजीनियर थे। तो जब अविभाजित भारत था तो उस समय वह बर्मा में बस चुके थे, तो वहीं पे जन्म हुआ। इसीलिए वहाँ की नदी जो इरावदी है उसी के नाम पर इरावती नाम इनका रखा गया। उसके बाद यह पुणे की एक कॉलेज में बाद में प्रोफेसर हुई। उसके बाद आजीवन वहीं पर इन्होंने अध्ययन अध्यापन का काम किया था। इन्होंने भारत के नातेदारी क्षेत्रों का भी 4 क्षेत्रों का अध्ययन किया। उसके बाद 3 भाषाई क्षेत्रों का इन्होंने अध्ययन किया। तो इनका भारत में योगदान की दृष्टि से और यह संयुक्त परिवार के पक्ष में थी। आगे हम प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है, यह किसका कथन है विवाह नातेदारी का स्रोत है? ऑप्शन ए है वेस्टरमार्क, ऑप्शन बी है मेलिनोव्स्की, ऑप्शन सी है रेडफील्ड, ऑप्शन डी है मैक्यूमेरियर। तो इसमें ऑप्शन बी सही, मेलिनोव्स्की ने कहा था कि विवाह नातेदारी का स्रोत है। जो मेलिनोव्स्की हैं वह एक विवाही, जब समाज का प्रारंभ रूप आया तो इन्होंने कहा था कि एक विवाही रूप ही समाज के विकास का कारण रहा है। इन्होंने कहा कि विवाह का स्वरूप एक विवाह था, है और रहेगा, यह इन्होंने कहा था। मेलिनोव्स्की जो थे यह ट्रोवियांडा द्वीप का अध्ययन किए थे और एवं इन्होंने वहीं पर अध्ययन करते हुए कूलारिंग की अवधारणा दी थी। कूलारिंग को मैं बता चुका हूँ। कूलारिंग में 2 चीज़ों का विनिमय होता था, बाजूबंद का और कंठाहार का, जिसमें वह चीज़ें जिसको दे दी जाती थी उपहार में, वह ज़्यादा समय तक उसे नहीं रख सकता था, उसको वह दूसरे को ट्रांसफ़र बहुत जल्दी ही कर देता था। और इस तरह से एक चक्र बना था जिसे कूलारिंग कहते हैं। और उन्होंने जो विनिमय था, सामाजिक विनिमय था, मेलिनोव्स्की ने उसे मनोवैज्ञानिक विनिमय के साथ प्रतिस्थापित कर दिया। आगे हम प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है,
भारत में बहुपत्नी विवाह किस में मान्य नहीं है? ऑप्शन ए है हिंदुओं में, ऑप्शन बी है मुसलमानों में, ऑप्शन सी है ईसाइयों में, ऑप्शन डी है यहूदियों में। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, हिंदुओं में। हिंदुओं में बहुपत्नी विवाह मान्य नहीं है, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा उसे अवैध घोषित कर दिया गया एवं एक विवाह को मान्यता दी गई। वह दूसरा विवाह तभी एक हिंदू दूसरा विवाह तभी कर सकता है जब कुछ विशेष स्थितियाँ उत्पन्न हो। पहला, जैसे अभी देखे होंगे समाज में, जब बच्चा पैदा नहीं होता है किसी का, तब वह दूसरा विवाह करता है, या जब किसी कारणवश उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाए या पति की मृत्यु हो जाए, उस स्थिति में वह पति या पत्नी दूसरा विवाह कर सकते हैं। एक साथ दो विवाह नहीं कर सकते। आगे हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साधारणतः नायरों में विवाह को कहा जाता है? ऑप्शन ए है कार्नवाम, ऑप्शन बी है शादी, ऑप्शन सी है थिरुमानाम, ऑप्शन डी है संबंधम। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, संबंधम। साधारणतः नायरों में विवाह को संबंधम कहा जाता है। नायर एक हिंदू जाति है जो केरल राज्य में पाई जाती है। जो नायर है, यह इसमें तो लिख दिया हिंदू जाति है, लेकिन नायर जनजातियों में आते हैं और वह मातृवंशीय संयुक्त परिवारों में पाया जाता है। मातृवंशीय संयुक्त परिवारों में पाया जाता है। आगे हम प्रश्न देखते हैं। एक स्त्री का विवाह एक पुरुष के साथ जो कि नीची जाति का हो कहते हैं? ऑप्शन ए है अनुलोम विवाह, ऑप्शन बी है प्रतिलोम विवाह, ऑप्शन सी है पृथक विवाह और ऑप्शन डी है एक पति या पत्नी विवाह। तो इस ऑप्शन इसमें बी सही है, प्रतिलोम विवाह। भारत में प्रतिलोम विवाह मान्य नहीं है या मान्य नहीं था, क्योंकि 1955 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा और विशेष विवाह अधिनियम 1954 द्वारा इसे मान्यता दे दी गई। जब एक स्त्री का विवाह एक पुरुष के साथ जो कि नीची जाति का हो जाता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। इसके उलट जब एक स्त्री का विवाह उससे ऊंची जाति के पुरुष से हो जाता है तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं, जो भारत में मान्य थी। हिंदुओं में 8 प्रकार का विवाह है। हिंदुओं में 8 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं, जिसमें 4 वैध हैं और 4 अवैध विवाह माने गए हैं। लेकिन अब जो विवाह हो रहा है वह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत लगभग मान्य कर दिया जाता है। और आगे हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्खिम का प्रणाली तंत्रीय उपकरण कौन है? ऑप्शन ए है प्रतिरूप आदर्श प्रतिरूप, ऑप्शन बी है प्रत्यक्षवादी, ऑप्शन सी है सामाजिक तथ्य और ऑप्शन डी है घटना क्रिया विज्ञान। तो इसमें ऑप्शन आदर्श प्रतिरूप का मॉडल तो वेबर का था, सामाजिक तथ्य दुर्खिम का है। तो इसमें ऑप्शन ए सही दिया हुआ है, आदर्श प्रतिरूप। इसको मैं चेक करके बताऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि आदर्श प्रतिरूप होगा, क्योंकि सामाजिक जब तथ्य है तो सामाजिक तथ्य सही होना चाहिए। अगला हम प्रश्न देखते हैं। विवाह पर आधारित सामाजिक संबंध कहलाता है सगोत्रीय संबंध, ऑप्शन बी है सजातीय संबंध, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है या तो ए या बी। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, सजातीय संबंध। सजातीय संबंध ही विवाह पर आधारित होता है। सगोत्र, क्योंकि हिंदुओं में ऐसा कहा जाता है कि सेम गोत्र में विवाह नहीं हो सकता, तो स्वगोत्री तो हो नहीं सकता, वह सजातीय संबंध ही कहलाएगा। आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक स्त्री का विवाह उसके देवर या जेठ से होना कहलाता है? ऑप्शन ए है सोरोरेट, ऑप्शन बी है पोलियंड्री, ऑप्शन सी है लेबिरेट, ऑप्शन डी है पोलोगैमी। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, लेबिरेट। जब किसी स्त्री का विवाह उसके पति की मृत्यु की स्थिति में या किसी कारणवश जब देवर से या उसके पति के बड़े भाई से होता है तो उसे लेबिरेट विवाह कहते हैं। ठीक इसके उलट जब किसी की पत्नी का मृत्यु हो जाता है या किसी कारणवश कुछ हो जाता है, तो जब वह व्यक्ति उस महिला के बहन से, छोटी बहन से या बड़ी बहन से विवाह करता है तो उसे सोरोरेट कहते हैं। आगे हम प्रश्न देखते हैं। आगे अब इसी में है, एक स्त्री का विवाह उसके देवर या जेठ से होना लेबिरेट कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है, कनिष्ठ देवर विवाह एवं ज्येष्ठ देवर विवाह। जब बड़े भाई से हो तो ज्येष्ठ देवर विवाह और जब छोटे से हो तो कनिष्ठ देवर विवाह कहते हैं। आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भूमिका वह कार्य है जिसमें व्यक्ति अपनी प्रत्येक परिस्थिति के परिणाम स्वरूप करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है
डेविस एवं मूर, ऑप्शन बी है एलियट और मैरिल, ऑप्शन सी है मर्टन, ऑप्शन डी है राल्फ लिंटन। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, राल्फ लिंटन। राल्फ लिंटन ने कहा था कि भूमिका वह कार्य है जिसमें व्यक्ति अपनी प्रत्येक परिस्थिति के परिणाम स्वरूप उसे करता है। और इन्होंने कहा था भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है, यह लिंटन ने कहा था। जो लिंटन है, इन्होंने परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा दी थी, लेकिन परिस्थिति समूह की सर्वप्रथम प्रयोग परिस्थिति समूह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग परिस्थिति समूह की अवधारणा को सबसे पहले वेबर ने दिया था। भूमिका की अवधारणा सबसे पहले नडेल ने दिया, लेकिन इन दोनों को मिलाकर भूमिका एवं परिस्थिति की अवधारणा लिंटन ने दिया था। लिंटन ने परिस्थिति को दो भागों में बांटा, अर्जित परिस्थिति एवं प्रदत्त परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति व्यक्तिगत कौशल एवं ज्ञान के माध्यम से अर्जित किया जाता है। प्रदत्त जो परिस्थिति होती है उसे जन्म द्वारा ही प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे भारत में जाति जो है वह प्रदत्त परिस्थिति है, लेकिन जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो पढ़ लिख कर आगे आने वाले समय में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता है, पीजीटी प्रवक्ता बन जाता है, जीआईसी प्रवक्ता बन जाता है, तो वह अर्जित परिस्थिति है, क्योंकि वह अपनी योग्यता एवं क्षमता के आधार पर उसे वह प्राप्त किया है। आगे हम प्रश्न देखते हैं। अगस्त काम्ट की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? ऑप्शन ए है सामाजिक भौतिकी, ऑप्शन बी है सामाजिक जीव विज्ञान, ऑप्शन सी है सामाजिक मनोविज्ञान, ऑप्शन डी है सामाजिक मानवशास्त्र। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, सामाजिक भौतिकी। सोशल फिजिक्स इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। सोशल फिजिक्स जो यह शब्द था समाजशास्त्र के लिए 1822 में उन्होंने दिया था। समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग उन्होंने 1838 में किया। 1838 में किया क्योंकि जब सामाजिक भौतिकी जो शब्द था इसे बेल्जियम के वैज्ञानिक एडल्फ क्वेटलेट द्वारा चुरा लिया गया। इससे आहत होकर अगस्त काम्ट ने 1838 में समाजशास्त्र शब्द दिया था एवं समाज का अध्ययन करने वाले विषय का नाम उन्होंने समाजशास्त्र रखा एवं एक विज्ञान बनाने पर पूरा जोर दिया। आगे हम इनकी कुछ पुस्तकें देख लेते हैं। पुस्तकें हैं, अगस्त काम्ट की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम सामाजिक भौतिकी है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी 1830 से 42, इसे ही पॉजिटिव फिलॉसफी भी कहते हैं। बस इतना ही भी आ जाता है कई बार। 1830 से 42 तक 6 खंडों में यह प्रकाशित हुई थी। दूसरा पुस्तक है डिस्कोर्स ऑन द पॉजिटिव स्पिरिट, यह 1844। रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटीज 1856। इसी के साथ इन्होंने कैटेसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म, यह 1854 में उन्होंने पुस्तक लिखी थी। एवं एक पुस्तक और इनकी थी पॉजिटिव पॉलिटी 1851 से 54 तक। यह 4 खंडों में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संस्था का उपयुक्त उदाहरण है? ऑप्शन ए है एक गांव, ऑप्शन बी है रोटरी क्लब, ऑप्शन सी है राज्य, ऑप्शन डी है क्रीड़ा मैदान। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, क्रीड़ा मैदान, क्योंकि जो संस्था होती है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे मान लीजिए एक गांव समुदाय का है, जो रोटरी क्लब है वह समिति का है, राज्य है यह समिति है, और जो क्रीड़ा मैदान है वह कभी भी संस्था होता है। ऐसे हम बताते हैं इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे पहला है नियमों की व्यवस्था। जब भी हम मैदान में जाते हैं तो उसे एक नियम होता है, कैसे खेलना है, कैसे खड़ा होना है, कैसे दौड़ना है, सबका एक नियम होता है। दूसरा है संस्था अमूर्त होती है, दिखता नहीं है, क्योंकि नियमों और विधियों का वह पुंज होता है। सुपरिभाषित एवं निश्चित उद्देश्य होता है उसका। सामूहिक स्वीकृति मिली होती है, स्वतः विकास है, स्थायी संस्था जो होता है वह स्थायी होता है। आगे हम देखते हैं प्रत्येक संस्था का अपना एक प्रतीक होता है। 8वां है संस्था साधन न की साध। संस्थाएं व्यवहार को नियंत्रित एवं नियमित करती हैं। और 10वां है संस्थाएं स्थानांतरित होती हैं। तो यह संस्था की कुछ विशेषताएं हैं और इससे प्रश्न हमेशा बनते रहे हैं। आगे हम प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है संस्कृति में अनुकूलन का गुण है, सही है यह। ऑप्शन बी है संस्कृति अधिसावयवी है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है संस्कृति अधिवैयक्तिक है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है संस्कृति एक वैयक्तिक तथ्य, यह गलत है, क्योंकि संस्कृति हमेशा सामूहिक तथ्य होती है, न कि वैयक्तिक तथ्य। संस्कृति की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे संस्कृति सामाजिक होती है, यह सीखा हुआ व्यवहार है, न कि वंशानुक्रम के माध्यम से स्थानांतरित होती है। तीसरा है स्थानांतरणशीलता का गुण होता है। चौथा है अनुकूलन की क्षमता होती है। 5वां है प्रत्येक समाज की अपनी एक अलग संस्कृति होती है। 6वां है संस्कृति का मुख्य भाग भाषा है। 7वां है संस्कृति सार्वभौमिक होती है।
8वां है संस्कृति में भौतिक एवं अभौतिक दोनों प्रतिमान पाए जाते हैं, क्योंकि भौतिक संस्कृति एवं अभौतिक संस्कृति की अवधारणा आगमन एवं निम्नकाफ ने दिया था। 9वां जो है वह संस्कृति अधिवैयक्तिक होती है। इसका अर्थ यह है कि संस्कृति का निर्माण एक व्यक्ति द्वारा न करके पूरे समूह द्वारा किया जाता है। जो 10वां है वह है संस्कृति अधिसावयवी है। इसका अर्थ यह है कि संस्कृति का निर्माण मानव शरीर के द्वारा किया जाता है, लेकिन मानव शरीर नाशवान है जबकि संस्कृति का कभी अंत नहीं होता है। यह संस्कृति की कुछ विशेषताएं हैं, इसे आप याद रखिएगा क्योंकि संस्कृति से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रक्रिया है? ऑप्शन ए है संघर्ष, ऑप्शन बी है हिंसा, ऑप्शन सी है आक्रमण, ऑप्शन डी है मुकाबला। तो इसमें ऑप्शन ए सही है संघर्ष, क्योंकि समाज में संघर्ष हमेशा रहता है। हिंसा हमेशा नहीं होता है, आक्रमण हमेशा नहीं होता है और मुकाबला भी हमेशा नहीं होता है। संघर्ष सामाजिक प्रक्रिया उसे ही कहते हैं जो हमेशा निरंतर होती रहे। संघर्ष हमेशा होता रहता है, सहयोग हमेशा होता रहता है, आत्मसातकरण होता है, सात्मीकरण की प्रक्रिया हमेशा होती है। यह सब सामाजिक प्रक्रिया हैं। इसमें हम देखते हैं दिया है सामाजिक संघर्ष सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिद्वंदियों से वैमनस्य, द्वेष, घृणा, हिंसा आदि का प्रदर्शन करने लगता है। यह सामाजिक प्रक्रिया का परिभाषा हम कह सकते हैं। आगे हम प्रश्न देखते हैं और आज का यह लास्ट प्रश्न है, सभ्यता और संस्कृति के मध्य सर्वप्रथम किसने अंतर किया था? ऑप्शन ए है स्पेंसर, ऑप्शन बी है वेबर, ऑप्शन सी है मैकाइवर, ऑप्शन डी है डब्ल्यू ऑगवन। तो इसमें ऑप्शन सी सही है मैकाइवर। सभ्यता एवं संस्कृति के मध्य सर्वप्रथम मैकाइवर ने अंतर स्पष्ट किया। उन्होंने कहा संस्कृति में केवल अभौतिक पक्षों को ही शामिल किया है, जबकि भौतिक संस्कृति के लिए सभ्यता शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। संस्कृति जो होती है जैसे आचरण करना, सामाजिक मूल्य को आगे बढ़ाना, और सभ्यता वह है भौतिक सभ्यता भौतिक संस्कृति या वह है जो सभ्यता जो हमको दिख रही है, जैसे मोटर गाड़ी, घर बनाना, जहाज बना लेना, यह सब सभ्यता के अंग हैं। इसी के साथ आज का हम लोग क्लास यहीं रोकते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एवं अब इसके बाद एक और बनेगा और इसके बाद हम लोग पीजीटी प्रीवियस ईयर पे हम लोग काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि पेपर से पहले मैं सोच रहा हूँ कि पीजीटी को भी ख़त्म कर दिया जाए एवं कुछ नए प्रश्नों को भी करा दिया जाए। और आपसे यह निवेदन है कि आप लोग इस क्लास को देखिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और जो भी त्रुटियाँ हुई हों कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। बहुत बहुत पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।